नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। किसी ने सोचा नहीं था कि मास्को यात्रा ऐसी आग लगा सकती है। नेटो देश, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका अमेरिका के राजनयिक जो विदेश नीति तय करने वाले रहे हैं, जो व्हाइट हाउस में तैनात रहे हैं, उनके ऐसे-ऐसे बयान आ रहे हैं जिससे लग रहा है कि जैसे आसमान फट गया हो, जैसे कोई प्रलय आ गई हो। और ऐसी-ऐसी बातें कही जा रही हैं कि जैसे नरेंद्र मोदी ने रूस के साथ जो हमारी सालाना समिट होती है, तो ये 22वीं समिट थी, इसमें जाकर के कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। अजीबो-गरीब स्थितियाँ पैदा हो रही है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मतलब लग ये रहा है कि जैसे एक जलजला आ गया है मोदी की मास्को यात्रा से। और उसके ऊपर जो एक अंदाज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये केवल पुतिन साहब के साथ नहीं, पहले जब अमेरिका की यात्रा पर गए थे तो डोनाल्ड ट्रंप सीन याद कर लीजिए, फिर बाद में गए तो बाइडेन साहब के साथ, और जब ओबामा भारत आए थे या ये अमेरिका गए थे, यूएस असेंबली को संबोधित भी किया था, तब भी उतनी ही गर्मजोशी से उन लोगों से गले मिले थे। और इनका एक अपना अंदाज है, जिस भी देश में जाते हैं, वहाँ की जो भी डिग्निटी होती हैं, राष्ट्र प्रमुख होते हैं, उनसे उतनी ही गर्मजोशी के साथ वो मिलते हैं और एक संदेश देते हैं कि भारत उनके प्रति किस तरह की सद्भावना रखता है और उनके प्रति कितना सम्मान का भाव रखता है। तो बॉडी लैंग्वेज को लेकर के भी, बातचीत को लेकर के भी तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। ये अलग बात है कि ऐसे विरले दुनिया के राष्ट्र प्रमुख होंगे जो पुतिन की मौजूदगी में ये कहने का साहस करते हों कि साहब युद्ध से तो कोई समाधान निकलता नहीं है। और ये वो बात पहले भी कह चुके हैं और उन्होंने इसको फिर रिपीट किया है। उनके सरकारी आवास पर भी क्रेमलिन में जो मुलाकात हुई और जो उनकी अनौपचारिक बातचीत हुई, जब वो डिनर पर बुलाए थे पुतिन साहब ने, वहाँ भी उन्होंने इस तरह की बातें कही हैं। और इस दोहरे मानदंड देखिए अमेरिका के। अमेरिका एक तरफ तो ये उम्मीद कर रहा है कि जो कुछ अ, मोदी साहब ने कहा है, उसके अच्छे नतीजे निकलेंगे। दूसरी तरफ कह रहा है कि साहब हम ये उम्मीद करते हैं कि जो यूएन चार्टर है, जब भी युद्ध का कोई समाधान निकले तो यूक्रेन की एकता, अखंडता, क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता, उन सब का ख्याल रखा जाए। और मतलब ये भी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी इसकी गारंटी ले लें। एक अजीबो-गरीब रवैया अमेरिका का इधर देखने को मिल रहा है और पश्चिम का देखने को मिल रहा है, और ये मुझे लगता है कि ये नया भी नहीं है। ये इनकी फितरत है, प्रेशराइज़ करने की। ये भूल जाते हैं कि रूस के साथ भारत के किस तरह के रिश्ते रहे हैं, और जिस तरीके से हाल में राष्ट्रपति पुतिन की चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई है, या नॉर्थ कोरिया के किंग जोन उन के साथ उनकी मुलाकात हुई है। ज़्यादा चिंताएँ तो हमारी चीन को लेकर के रहती हैं कि कहीं संतुलन गड़बड़ा ना जाए, तो मास्को यात्रा उस संदर्भ में भी देखी जानी चाहिए। मेरे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं, अनुपम मिश्रा जी, और अनुपम मिश्रा जी से इसके सारे डायमेंशंस समझने की कोशिश करते हैं यात्रा के, और यूएस को और पश्चिमी देशों को मिर्ची क्यों लगी हुई हैं, ये ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। तो सीधे जुड़ लेते हैं अनुपम जी के साथ। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनुपम जी, जो ये तमाम तरह की प्रतिक्रियाएँ हमें सुनने को मिल रही हैं अमेरिका के व्हाइट हाउस में तैनात रहे, मैं एक नाम भी आपको बता देता हूँ जिनका एक बयान आया है साहब। ये लीज़ा कार्टिस हैं।
इन्होंने कहा है कि यात्रा का समय अमेरिकी हितों की उपेक्षा करता है। बीते वर्षों में भारत अमेरिका संबंधों में हुई प्रगति को देखते हुए ये अच्छा संकेत नहीं है। भारत यूएस और रूस के साथ संतुलन बनाने की चेष्टा कर रहा है, पर वो रूस की ओर झुका हुआ लग रहा है। क्या कहेंगे? देखिए साहब, कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन शुरुआत करते हैं दो तीन मोटी मोटी बातों से। पहले तो ये कि एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक पुराना एग्जाम एडाज, ये कहावत जो भी समझ ले, कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में परमानेंट ना दुश्मन होते हैं, ना परमानेंट दोस्त होते हैं। परमानेंट अगर कुछ होता है तो सिर्फ एक चीज होती है, आपके इंटरेस्ट, आपके स्वार्थ। और आपके इंटरेस्ट और आपके स्वार्थ से मेरा तात्पर्य है आपके देश का इंटरेस्ट, आपके देश का स्वार्थ जिस चीज में हो। पहली बात, तो जब से यूक्रेन वॉर चल रहा है, 4 साल से ज्यादा हो गए, मैं मोदी इकलौते इकलौते एक ऐसे राष्ट्राध्यक्ष है जो न सिर्फ पुतिन से मिलते हैं, बल्कि पुतिन के मुंह पर ये हर बार कहकर आते हैं कि साहब युद्ध किसी चीज का समाधान नहीं है। बाकी लोग इस तरह के बयान अपने अपने देश की राजधानी से देते हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि वो मॉस्को में जाके व्लादिमीर पुतिन के सामने खड़ा होकर इस तरह की बात करे। पिछली बार भी आपको याद होगा, मोदी ने कहा था कि साहब ये जो दौर है, ये जो समय है, वो युद्ध का समय है ही नहीं। इस बार भी वो आपको कहते हैं कि भारत युद्ध नहीं बुद्ध के लिए जाना जाता है। यस। नंबर एक। दूसरी बात, जैसे एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान एक मीम की तरह इस्तेमाल होता है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, कि हिप्पोक्रेसी की भी लिमिट होती है, सीमा होती है। यानी दोगलेपन की भी एक सीमा होनी चाहिए। मेरे पास ये रिकॉर्ड है, जरा आप देखें। यूरोप, मतलब जिस अभी आपने देखा कि पूरा नेटो और यूरोप और ये सब लोग मिलकर भारत को भाषण दे रहे हैं। आज की तारीख में 13 मिलियन मेट्रिक टन रूसी कोयला खरीद रहा है। 17.5 मिलियन मेट्रिक टन रूसी तेल खरीद रहा है, और 43 यानी 43 बिलियन क्यूबिक मीटर रशियन गैस खरीद रहा है। आज भी रूस का सबसे बड़ा सौदागर, सबसे बड़ा व्यापारी, सबसे बड़ा खरीदार यूरोप है। आज अगर इसको इस तरह समझें, बहुत बहुत सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूं, आज अगर यूरोप रूस से ये सामान खरीदना बंद कर दे तो रूस में ताला लग जाए, सारी उनकी इकोनॉमी बैठ जाए, और यूरोप में करोड़ों लोग सर्दी से मर जाए, भूख से मर जाए। आपका पूरा ईंधन वहीं से आ रहा है साहब। यानी इतनी जबरदस्त इंटरडिपेंडेंस है, सह निर्भरता जिसे कहना चाहिए। यूरोप इज टोटली डिपेंडेंट ऑन रशिया फॉर इट्स एनर्जी डिमांड्स। आप अपने फ्यूल के लिए, ईंधन के लिए पूरी तरह से रूस पर निर्भर है, और रूस बड़ी मात्रा में अपनी इकोनॉमी के लिए यूरोप पर निर्भर है। मतलब तमाशा आपने बना लिया है। आप लोग आपस में मिलकर मतलब साहूकार खरीदार मतलब आप वो कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और भारत से आप कहते हैं कि वहां जाना तक नहीं। मतलब इससे बड़ा दोगला। अच्छा, और मजेदार बात बताएं इसमें आपको, पिछली बार जब ऐसी बात उठी थी तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं, जो पहले हमारे विदेश सचिव हुआ करते थे, एस जयशंकर, तो उन्होंने एक बड़ा फेमस बयान दिया था कि यस। साहब महीने भर में हम जितना तेल खरीदते हैं रूस से, उतना उतना तो तेल दोपहर तक यूरोप खरीद। आप एक दोपहर में जला देते हैं। शर्म आती है बिल्कुल, आपको? बिल्कुल, बिल्कुल। आपको मालूम है ओंकार जी,
एस जयशंकर के इस खुलासे और इस बयान का यूरोप ने जवाब क्या दिया था? शांत, एकदम सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंस। एक आदमी एक शब्द नहीं बोला। एक हमारे यहाँ एक स्टाफर हुआ करते थे, तो अक्सर कहती थी एक चुप हजार चुप। जहां फंस जाओ वहां कह दो एकदम चुप हो जाओ। एक और यूरोप उनका एक बयान चुप हजार चुप। एक एक और उनका बयान साहब बड़ा चर्चित था। उन्होंने कहा था कि यूरोप की चिंता सारी दुनिया की चिंता है और सारी दुनिया की चिंता से यूरोप को कोई लेना देना नहीं। कोई लेना देना नहीं। आपको प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया उसमें परेशान हो जाए। पूरी दुनिया को, और पूरी दुनिया में परेशानी पैदा ही आप करते हैं। पहली बात, यूक्रेन को आप देख लें, जो ये युद्ध चल रहा है। मैं भी अपना ट्वीट ढूंढ के आपको भेजता हूं ओंकार जी, और आपको तो मैं जब भी ट्वीट भेजता हूं आप हमेशा उसको दे भी दिखा भी देते हैं। जी जी। जिस दिन युद्ध का ऐलान हुआ उसी दिन 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर मैंने ट्वीट किया कि मैं यूक्रेन से अपील करता हूं कि यूरोप के, नाटो के, अमेरिका के झांसे में ना आए, युद्ध में ना जाए। बहुत भयानक आपका नुकसान होगा। ये सही आपको है। चढ़, और उसका मैंने नाम दिया था उस पोस्ट का कि चढ़ जा बेटा सूली पर, भली करेंगे राम। ये आपको सूली पर चढ़ा के पीछे से तमाशा देखेंगे, कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं। आप ना जाएं। लेकिन जब आप अपने मुल्क को, जब आप अपने देश को एक कॉमेडियन के हवाले कर देते हैं, तो जोकर फिर है कुछ वो। ऐसा ही। हाँ, जो कह रहे हैं, उसने मुल्क जो कह। उसने मुल्क तबाह कर दिया। मुल्क तबाह कर दिया तो उसने। जब आप अपने देश को एक जोकर के हवाले करते हैं, तो फिर जो होता है वही हो रहा है और वही होगा। एक बात। दूसरी बात, आप देखें कि किस मुंह से आप हमको कहते हैं कि रूस से संबंध ना रखो। आप देखें साहब, मैं इसको गिनाता हूं, आपके सामने मेरे पास एक पूरी सूची है। जी जी। जैसे 1971 का युद्ध हो रहा था, तो यूनाइटेड नेशंस में हमारे खिलाफ, संयुक्त राष्ट्र में हमारे खिलाफ कौन गया था? अमेरिका। और अमेरिका के प्रस्ताव को हर बार वीटो कौन कर रहा था? रूस। रूस। यस। रूस ने, तब वो यूएसएसआर हुआ करता था, सोवियत यूनियन। तो अमेरिका रोज, मतलब रोज रोज प्रस्ताव डालता था, और रूस रोज उस प्रस्ताव को वीटो करता था। अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेज दिया था धमकी देने के लिए हमको। तो जब हम पैनिक किए तो रूस ने अपना परमाणु बेड़ा भेज दिया उसको काउंटर करने के लिए। साहब मतलब सोचिए, एक विश्व शक्ति ने दूसरे विश्व शक्ति के खिलाफ अपना परमाणु बेड़ा उतार दिया सिर्फ हमको भरोसा देने के लिए। सिर्फ एक बार नहीं हुआ है। आप आपकी 1957 में कश्मीर के मुद्दे पे रूस ने हमारे साथ पहले, हमारे लिए पहली बार, 1962 में कश्मीर के मुद्दे में, चीन के मुद्दे पे रूस ने हमारे साथ वीटो किया। 1971 में वीटो किया। 1971 में 2 बार अलग अलग मुद्दों पे वीटो किया, 3 बार। उसके बाद जो, मतलब वीटो का मतलब होता है कि पूरा यूनाइटेड नेशन एक तरफ, पूरा संयुक्त राष्ट्र एक तरफ, और एक एक देश खड़ा होकर कह रहा है कि नहीं साहब, जो भारत कह रहा है वो होगा। है सर, मुझे याद है हम स्कूल में हुआ करते थे ओंकार जी, स्कूल में हुआ करते थे, बच्चे हुआ करते थे। जी जी। मिखाइल गोर्बाचोव मिखाइल गोर्बाचोव भारत आए थे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री था। बहुत बड़ा एक मौका था, साहब रूसी राष्ट्रपति आ रहा है, दूरदर्शन पे हम लोगों को देखने लगे। राजीव गांधी ने मिखाइल गोर्बाचोव से अमिताभ बच्चन की मुलाकात कराई, साहब ये हिंदुस्तानी सुपरस्टार। और गोर्बाचोव ने कहा कि हम रूसी लोग तो एक ही सुपरस्टार जानते हैं, राज कपूर। सर पे लाल बिल्कुल। टोपी रोसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो जिनके साथ हमारे इतने भावुक और ऐतिहासिक, देखिए अभी मैंने इस प्रोग्राम की शुरुआत ये कह के की थी ओंकार जी कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कोई परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन नहीं होता। लेकिन ये एक भारत और रशिया के बीच में, कुछ दोनों की आवाम के बीच में ऐसा संबंध रहा है कि मैं मानता हूं कि पिछले 100 साल में ये एक अपवाद है। यानी यहां तक
जब हम अमेरिका के क्लोज चलते चले गए, चलते चले गए, चलते चले गए, खास तौर से मनमोहन सिंह के दौर पे जब हमने एटॉमिक डील की, फिर मोदी के दौर पे जब हमने देखा नरेंद्र मोदी भी अमेरिका के बहुत क्लोज गए, रूस ने बुरा नहीं माना साजिश, बुरा नहीं माना, बल्कि बीच में रूस की और पाकिस्तान की कुछ दोस्ती डेवलप होनी शुरू हुई। हमने कहा साहब हम असहज हैं, उन्होंने खत्म कर दिया, उन्होंने बुरा नहीं माना, उन्होंने कहा कि ठीक है साहब, आपके इंटरेस्ट में जो है आप करें, हमारे आपके ऐतिहासिक संबंध है, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और और वहीं अमेरिका को देखें, 70 साल इन्होंने पाकिस्तान को एक भस्मासुर के रूप में पाला पोसा और पूरे एशिया में विनाश के लिए छोड़ा, आज तक पाल रहे हैं। तो मतलब आप सोचिए, किससे दोस्ती और किससे दुश्मनी, किस मुंह से, किस बेशर्मी से ये बातें करते हैं। खुद आप रूस से सब कुछ खरीद रहे हैं, हमसे कहते हैं आप मत खरीदे। खुद आप, अच्छा अभी आप कह रहे हैं कि बताइए, रशिया की मिसाइल अस्पताल में गिर गई। साहब इजराइल की मिसाइल मिसाइल भी अस्पताल में गिर गई। उसके लिए तो नेटो बयान देता है कि इजराइल अकेला नहीं है, हम आपके साथ है। इजराइल को हथियार तो अमेरिका भेजता है। तो देखिए, ये सब ड्रामा मत करें, कोई मॉरल हाई स्टैंड ना लें, कोई नैतिकता की बात ना करें। सीधे ये कहें कि साहब हम अमेरिका हैं, हमारे यहाँ सबसे बड़ी इंडस्ट्री हथियारों की है, ये इंडस्ट्री तभी तक चलेगी जब पूरी दुनिया में युद्ध होते रहे। इसको कहिए आप, क्या बात है भाई। आप अब देखिए अमेरिका में कितना विरोध हो रहा है कि साहब जेलेंस्की को और हथियार नहीं देने। क्यों नहीं देने? क्योंकि बाकी जगह आप हथियार बेच रहे हैं, वहां वो मुफ्त में ले रहा है, वहां वो मुफ्त में ले रहा है। और आप रोज उसको, जैसे अभी एक बड़ा मजेदार सोशल मीडिया पे ओंकार जी एक वो चला था कि अमेरिका और यूरोप यूक्रेन के साथ आखिरी यूक्रेनी नागरिक तक खड़े रहेंगे। खुद का एक आदमी जा नहीं रहा है, जब तक आखिरी यूक्रेनियन जिंदा है तब तक अमेरिका और यूरोप जेलेंस्की के साथ खड़े। क्या करा रहे हैं ओंकार जी? मरवा दिया उसको। ये ऐसे ही है जैसे कोई गुंडा है इस गली का पूरा, इससे भिड़ जा, हम तेरे साथ खड़े हैं। और जैसे ही वो गुंडा उसकी पिटाई करना शुरू करे तो वो सारे के सारे वहां से भाग जाएं कि बेटा तू अब पिट, हमारी कोई गारंटी नहीं है। तो वही हालत इनकी है, नेटो वालों की भी और अमेरिका की भी। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, ये अमेरिका को गलतफहमी है क्या कि भारत जो है वो पाकिस्तान की तरह ही है, जैसे इन्होंने पाकिस्तान को एक तरीके से ट्रीट किया है उसी तरीके से ये भारत को भी ट्रीट कर सकते हैं? कोई गलतफहमी है क्या इनको? नहीं नहीं, कोई गलतफहमी नहीं है, बिल्कुल भी गलतफहमी नहीं है। अमेरिका हो या यूरोप, एक लाइन में बता रहे हैं, गलतफहमी किसी को नहीं, कुंठा है, कुंठा। इस बात की कुंठा कि जिस देश के नेता हमसे मिलने के लिए तरसते थे, जिस देश के लोग, जिस देश के लोगों को हम अपने आज जानवरों के खाने वाला अनाज भेजते थे, वो साइंस में इतनी तरक्की कर चुका है कि अपने सैटेलाइट स्पेस में छुड़वाने के लिए हमको इसरो से कहना पड़ता है, इसरो को पेमेंट करना पड़ता है। उसने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की की कि देश का पहला वैक्सीन बना के सबको मुफ्त में बांट दिया, बिना पैसे के बांट दिया। उसने इतनी तरक्की की, जब दुनिया भर के वैक्सीन फेल कर गए, आज भी हमारा जो पहला वैक्सीन था, जिसे क्या कहते हैं, जो हमारा कोवैक्सीन। कोवैक्सीन, आज तक कोवैक्सीन में कोई कमी नहीं निकली। वो देश अपने मालिक, मालिक इसलिए कह रहा हूं कि हम गुलाम थे ब्रिटेन के, ब्रिटेन को किनारे करके 5वें नंबर पे इकोनॉमी में स्थापित हो गया। जिस जहां पे हमारे जो मालिक मुल्क था ब्रिटेन, जहां वहां हर साल में 2 प्रधानमंत्री बदल रहे हैं, यहाँ 15 साल में एक प्रधानमंत्री चल रहा है। तो उन्हें कुंठा है हमसे, उन्हें कुंठा है, उन्हें परेशानी है। अमेरिका मदर ऑफ डेमोक्रेसी, राष्ट्रपति चुनाव होता है, पूरे देश में आग लग जाती, आग लग जाती। और हमारे यहाँ राहुल गांधी के पूरे प्रयासों के बावजूद
पेट्रोल छिड़कने के बावजूद, लाइटर जलाने के बावजूद ये देश आज भी शांति प्रिय तरीके से अपने चुनाव करा रहा है। कुंठा है साहब, मतलब फहमी कोई नहीं है। और पाकिस्तान पाकिस्तान तो आप जाने देना साहब, पाकिस्तान तो आज की तारीख में पाकिस्तानी उनको अपने अपने मुल्क को बहुत सीरियसली नहीं लेते। अमेरिका क्या लेगा? आप देखिए ना पाकिस्तानियों के वीडियोस आते हैं किस तरह की बात करते हैं। तो वैसल जी स्टेट है, जी। क्लाइंट स्टेट है, वैसे भी चीन की कॉलोनी बन चुका है पूरी तरह। आपको अंदाज है कि पाकिस्तान में चीन लाखों एकड़ खेती की जमीन ले चुका है कि साहब यहाँ हम खेती करेंगे, पाकिस्तानी नहीं करेंगे। आपको अंदाज है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी चीन को गधे बेच के चल रही है, क्योंकि वो गधे का गोश्त खाते हो तो अपने यहाँ गधे पाल के उनको बेचते हो। तो साहब इनसे हमारा क्या मुकाबला, कैसी बात कर रहे हैं? अब तो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस नहीं मुकाबला करते, हम क्यों करें? और अमेरिका क्यों करेगा? ऐसे ऐसे मुल्क वो नहीं है। पर कुंठा है, कुंठा है। और कुंठा मैं इस कदर मैं है, मैं कुंठा ये इस कदर सवाल है कि नरेंद्र मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप भी खड़े हो जाते हैं, और नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाने जो बाइडेन भी पहुंच जाते हैं। आपने यस, हिरोशिमा में जो समिट हो रही थी, तो बाइडन ढूंढते ढूंढते मोदी को उनकी सीट के पास पहुंच गए थे, पीछे जाके खड़े हो गए थे। मैंने ये सवाल एक्चुअल में इसलिए पूछा कि मैं जो अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता हैं मैथ्यू मिलर, एक तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था और दूसरे ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट देख रहा था। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया कि साहब जब यूक्रेन में 38 लोग मारे गए, तब मोदी जो हैं वो पुतिन से गले मिल रहे थे। और लगभग ऐसा ही बयान जेलेंस्की ने भी दिया था। उन्होंने कहा कि साहब शांति प्रयासों को मोदी जी ने बहुत बड़ा धक्का पहुंचाया है। मतलब मैं उस जोकर की तो बहुत सीरियसली चीजों को नहीं लेता हूं, क्योंकि G7 समिट में जब इटली गए थे प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण के तुरंत बाद, तो अलग से जिन राष्ट्र प्रमुखों से मिले थे उनमें ये जेलेंस्की भी थे। मतलब जेलेंस्की को अगर इतनी राजनीतिक और कूटनीतिक समझ नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री अलग से आपसे मिल रहे हैं, आपकी चिंताओं को समझ रहे हैं, आपको महत्व दे रहे हैं, और मोदी जी ने जिसका आपने जिक्र किया है, खुद पुतिन के मुंह मुंह पर कहा है कि साहब युद्ध से समाधान नहीं निकलते हैं और बातचीत से ही समाधान निकलते हैं। इसके बावजूद उनका इस तरह का बयान आया। लेकिन ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कह रही है कि जब यूक्रेन में 38 लोग मारे गए तो वो गले मिल रहे थे पुतिन के। और मोदी की यात्रा जो है वो बाइडेन प्रशासन को असहज करने वाली है। यात्रा का समय जो है वॉशिंगटन के लिए समस्या पैदा करने वाला है। और ये मैथ्यू मिलर जो इनके विदेश विभाग के प्रवक्ता हैं, जब इनसे पूछा गया तो उनका कहना था कि साहब भारत जो है हमारा रणनीतिक साझेदार है, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं और हमने ये मैसेज भिजवाया है मोदी जी तक कि साहब जब उनकी बातचीत हो तो जो यूएन चार्टर है उसका पालन हो। कोई भी अगर युद्ध का समाधान ढूंढा जा रहा है तो उसको ढूंढते हुए यूएन चार्टर का पालन किया जाए। फिर एक बयान उन्होंने ये और दिया चलते चलते, और मैं इस मेरी सुई ऐसे बयानों पर अटक जाती है। उन्होंने कहा कि मोदी के बयानों की हम बारीकी से जांच कर रहे हैं कि किन किन विषयों पर उनकी पुतिन साहब से बातचीत हुई है। ये अमेरिका कौन होता है हमारे प्रधानमंत्री के बयानों की बारीकी से जांच करने वाला? हम कोई अमेरिका के उपनिवेश हैं क्या? देखें, ये भी एक मजेदार बात होगी। अब हमारे यहाँ से भी विदेश मंत्रालय इस तरह के बयान जारी करने लगा है कि अमेरिका में लोकतंत्र के ऊपर हम पैनी नजर रखे हैं, मानवाधिकार पे पैनी नजर रखे हैं। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई देश अमेरिका के लिए इस तरह के बयान जारी कर रहा है, फर्स्ट टाइम। कोई अमेरिका से हमको वो नहीं चाहिए। जहां तक विजिट की टाइमिंग की बात है, देखिए बहुत बड़ा मैसेज जा भी रहा है। जब किसी भी देश का एक राष्ट्राध्यक्ष चुनाव जीतता है तो इस बात बहुत मैटर करती है कि वो अपना पहला विजिट किधर बनाएगा। यस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 2 बार जीतने के बाद अपनी पहली विजिट एशिया में बनाई, विद इन एशिया, लुकिंग ईस्ट पॉलिसी के तहत।
पहली जो उनकी विजिट थी ऑफिशियल, उन्होंने रशिया को मना के एक संदेश दिया है। पहला संदेश ये कि साहब, आपकी धांधलीगिरी नहीं चलेगी कि आप खरबों खरबों रुपए का सामान रूस से खरीदें और हमसे कहें कि रूस की तरफ मुंह करके बात भी ना करो। नहीं चलेगी आपकी दादागिरी। ये उनका एक मैसेज था कि हमारा फर्स्ट विजिट ही रशिया की तरफ है, और इसीलिए राष्ट्रपति पुतिन ने इस बार उनका प्रेसिडेंट हाउस में स्वागत नहीं किया। उनको अपने दाचा पे ले गए, अपने घर ले गए, उनके लिए गोल्फ कार्ट खुद ड्राइव किया। तो उन्होंने एक अलग अंदाज में मोदी का स्वागत भी किया। मोदी ने मैसेज दिया, पुतिन ने मैसेज दिया, और पुतिन का एक बयान तो बहुत दिलचस्प था ओंकार जी। उन्होंने कहा कि हमारी और आपकी मुलाकात देखकर पश्चिमी देशों में पश्चिमी देश जल रहे हैं। तो ये एक मतलब एक थोड़ा सा बच्चों जैसा बयान था, लेकिन मजेदार था। दिस वाज देखिए, इंटरेस्टिंग। एक और वीडियो आया है साहब, जिसमें मोदी साहब उनका कंधा थपथपा रहे हैं। ये हिम्मत तो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मुझे याद पड़ता है कि मोदी के पहले दौर में, जब वो 2014 से 19 के बीच की बात कर रहा हूँ, उस दौरान में पुतिन ने एक बयान दिया था, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नेगोशिएट विद द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। भारतीय प्रधानमंत्री के साथ नेगोशिएट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो कहते हैं इट इज माई वे और हाईवे, या तो मेरे रास्ते पे चलो वरना रास्ता ना। तो मतलब ये उनके पहले दौर में ही उनका अपना एक अंदाज था। और इनफैक्ट जब से मोदी रशिया में हैं, भारत में दौरा कर रहे हैं, और सिर्फ इसलिए कि मोदी के जो रशिया पे फोकस ना जा पाए, उनकी एक रशियन विजिट को वो नजरअंदाज। तो मैं समझता हूँ कि मुझे याद नहीं पड़ता है कि आखिरी बार कौन सा भारतीय राष्ट्राध्यक्ष ऑस्ट्रिया गया था। ऑस्ट्रिया विजिट भी मुझे बहुत ही एक अनकॉमन विजिट है। यहाँ तक देखिए, ये देश, देखिए इसको समझिए, जियो पॉलिटिक्स पूरा का पूरा एक अलग तरीके का गेम है। मैं आपको ओंकार जी बताऊं, एक देश ऐसा है जहां पिछले एक साल में जो बाइडेन भी गए हैं, व्लादिमीर पुतिन भी गए हैं, और शी जिनपिंग भी गए हैं। एक छोटा सा देश जिसमें तीन की विश्व शक्तियां गई मिलने उससे, तीन राष्ट्रपति, अमेरिकन प्रेसिडेंट, रशियन प्रेसिडेंट, चाइनीज प्रेसिडेंट। और वो देश कौन सा है? वियतनाम। किसने सोचा होगा कि वियतनाम, पिद्दी बराबर देश, वो एक साल में तीन वर्ल्ड पावर्स को होस्ट करेगा? तो साहब, जियो पॉलिटिक्स एक, जैसे आपकी विश्व के नक्शे में जगह क्या है, ये आपका विश्व में प्रभुत्व तय करता है। ऑस्ट्रिया का एक अपना जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है। तो आपने देखा है वो रशिया से ऑस्ट्रिया चले जाते हैं। मोदी को आप जो चाहें कह लें, पर कम से कम जिसे कहना चाहिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, तो अभी तक उनका कोई कदम गलत नहीं पड़ा है उनका। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आपको ध्यान होगा, पार्लियामेंट में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, उसका जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जो जिस भाषा में समझता है, हम उसे उसी भाषा में जवाब देंगे। और ओंकार जी, बहुत थोड़ा सा आपको टोक रहे हैं। ये जो बयान है, नरेंद्र मोदी ने दिया जरूर था, लेकिन इस डायलॉग के मूल स्क्रिप्ट राइटर योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले कहा था कि जो जिस भाषा में समझेगा हम उस भाषा में समझाएंगे। तो अगर आज नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, बड़ी बात है, लेकिन ओरिजिनली ये डायलॉग योगी आदित्यनाथ का है। लेकिन जिसके लिए ये बोला गया था, मुझे लगता है कि वो यूएस है, अमेरिका है, कुछ पश्चिमी देश हैं, जिन्होंने बीच चुनाव कुछ ऐसी हरकतें की, कुछ ऐसे अनवांटेड बयान दिए, जिनकी वजह से नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू के दौरान बहुत तीखा उस पर अपना बयान दिया था, नाविका और सुशांत सिन्हा के साथ बातचीत करते हुए। उन्होंने कहा था कि ठीक है, चुनाव हो रहे हैं, दुनिया के देशों को टिप्पणियां करने का अधिकार भी है,
लेकिन किसी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। और जो हस्तक्षेप कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, 4 जून के नतीजे आने के बाद हम देखेंगे। ये जो पन्नू का राग अलापा था, अमेरिका के विदेश विभाग ने बीच चुनाव में पंजाब से लेकर के हमारे देश में बहुत सारी जगहों पर सिख भी रहते हैं मतदाता। इसके अलावा कुछ ऐसे भी बहकाए फुसलाए हुए लोग हैं जो खडूर साहब से अमृतपाल को भी चुन लेते हैं और फिरोजपुर से एक बेअंत सिंह के बेटे को भी चुन लेते हैं और जम्मू कश्मीर का तो खैर हाल ही क्या कहे हैं, राशिद इंजीनियर को भी चुन लेते हैं। तो ऐसे लोगों को एक तरीके से आप बूस्ट अप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या गलत मैसेज दे रहे हैं और मोदी जी की पार्टी को क्या नुकसान पहुंचाने की नीयत थी। अरविंद केजरीवाल की जब गिरफ्तारी हुई थी तो यूएन से भी चींच-चपाट हुई थी, अमेरिका के विदेश विभाग से भी हुई थी, जर्मनी से भी हुई थी। ये जो बीच चुनाव में इस तरह की हरकतें हुई थी, क्या उस तरफ मोदी जी का इशारा था? और मॉस्को यात्रा किसी न किसी रूप में इन सारी ताकतों को एक जवाब भी है कि या तो भैया दोस्ती कर लो या साजिशें रच लो हमारे खिलाफ, एक ही काम कर लो। देखिए साहब, पन्नू वन्नू का तो कोई मतलब है नहीं, सब जोकर हैं। खालिस्तान का नक्शा इन्होंने अभी जारी किया है और आपको सुन के हंसी आएगी कि खालिस्तान के नक्शे में उन्होंने भारत के तमाम अंग ले लिए और ननकाना साहब नहीं लिया, जहां गुरु नानक पैदा हुए थे। उनकी हिम्मत नहीं है कि ननकाना साहब को अपने नक्शे में डाल दे, जबकि पाकिस्तान में उनकी हिम्मत नहीं। उनकी हिम्मत नहीं कि लाहौर को उस नक्शे में डाल दे जो कि रंजीत सिंह की राजधानी थी, क्योंकि पाकिस्तान में। ये जोकर्स हैं, इनका कोई पन्नू वन्नू का मतलब नहीं है। और रही बात इसकी कि साहब जो बाहर से इंटरफेरेंस आ रहा है, मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे। मैं आज आरफा खानम सिद्दीकी को देख रहा था, आरफा खानम शेरवानी। आरफा खानम शेरवानी बता रही थी और वो बात कर रही थी वरदराजन से। वरदराजन जो कि वायर का एडिटर है, वो आरफा खानम का बॉस है। और दोनों मिलकर बता रहे थे कि भारत को रूस नहीं जाना चाहिए, मोदी को रूस नहीं जाना चाहिए। एक छोटा सा सवाल है मेरा, वरदराजन अमरीकी नागरिक है। एक अमरीकी नागरिक हमें बताएगा कि भारत के प्रधानमंत्री को जाना चाहिए कहां और जहां कहा नहीं जाना चाहिए? तमाशा बना के रखा है आप। और ये कोई पहली बार नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत में एक विज्ञापन दिया था पत्रकारों के लिए, और उसमें जो योग्यता मांगी थी, लिख के मांगी थी, मैंने ट्वीट किया है कि वो लोग जो नरेंद्र मोदी सरकार को पूरी तरह क्रिटिसाइज करने के लिए तैयार हो, वही अप्लाई करें। आप मुझसे सीनियर हैं, इतना लंबा पत्रकारिता का आपका अनुभव, कभी आपने इस तरह की योग्यता सुनी है? वाहियात बातें हैं ये। वाहियात बकवास तरह के। और रही बात ये अमेरिका के और इनके यहाँ सबका इंटरफियर करने का, तो इनका इंटरफेरेंस हमेशा चलता है, केवल चुनाव में नहीं। मैं बताता हूं इनका इंटरफेरेंस कैसे चलता है। जब सब कुछ शांत चल रहा होता है तो किसी एक सर्वे की एक बेवकूफी भरी रिपोर्ट आ जाती है, फलाना इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, पॉवर्टी इंडेक्स, और सुनिए, और हैप्पीनेस इंडेक्स, शिक्षा इंडेक्स। और ये आपको बताता क्या है कि अफगानिस्तान में शिक्षा के ज्यादा अवसर उपलब्ध हैं भारत के मुकाबले। ये बताता है कि पाकिस्तानी आपसे ज्यादा खुश हैं। इन बेहुदे इंडेक्सेस का क्या किया जाए? जहां पे आटा बटने के लिए लूट हो जाती है, लोग कुचल के मर जाते हैं, वो हमसे ज्यादा खुश हैं। जहां पे स्कूलों को बम लगा के उड़ा दिया जाता है, वहां पे हमसे ज्यादा यूनिवर्सिटी नजर आ रही है एजुकेशनल इंडेक्स को। तो वो आप ये जो ढेर सारे सर्वे, इंडेक्स, रिपोर्ट, यूएन रिपोर्ट, सर्वे, ये सब ये ड्रामा आपका पूरा पास ऐसा नहीं सिर्फ चुनाव में आपके क्या पे करते हैं। वो आपने जॉर्ज सोरोस को टीवी पे कहते सुना कि आई एम विलिंग टू स्पेंड $1 बिलियन, मैं $1 बिलियन खर्च करने को तैयार हूं नरेंद्र मोदी की सरकार हटाने के लिए। उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए साहब। आप खुलेआम कह रहे हैं कि हम दूसरे देश के एक राष्ट्राध्यक्ष को हटाने के लिए 1 बिलियन, अच्छा कैसे खर्च करेंगे आप? कैसे खर्च करेंगे? आप कह रहे हैं हम $1 बिलियन खर्च करेंगे, यानी आप सीधे सीधे हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में दखल दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। तो एक तरीके से ये जो टूर हुआ है मॉस्को और ऑस्ट्रिया का, ये दोनों ही टूर के बाद नरेंद्र मोदी तो अभी मैं देख रहा था दिल्ली में,
वो बजट की तैयारियों में जुट गए हैं। उनके बराबर में निर्मला सीतारमण बैठी हुई थी और जो देश के अर्थवेत्ता हैं उनसे उनकी मीटिंग चल रही है साहब। मतलब दिल्ली में लैंड करने के कुछ ही घंटे बाद जो है वो तो अपने काम में व्यस्त हो गए और वहां चिल्लपों मची हुई है। नेटो देशों में भी और अमेरिका में भी वो सब अभी छाती ही पीट रहे हैं। वो अभी समझने की ही कोशिश कर रहे हैं कि मॉस्को यात्रा का कुल मिलाकर के जिस्ट क्या हुआ और संदेश और संकेत क्या गए। मैं चलते चलते आपके प्रोग्राम में एक बात कहता हूँ ओंकार जी। हम एक बहुत अजीब से दौर में जी रहे हैं जहां तमाम राष्ट्रों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो सब जेलेंस्की की तरह जोकरों की तरह पेश आ रहे हैं। मुझे याद है कि नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया विजिट के पहले ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ इसी तरह का बयान आया था कि हम भारत के लोकतंत्र पे नजर रखे हैं। और जब नरेंद्र मोदी वहां गए तो वहां के प्रेसिडेंट ने कहा नरेंद्र मोदी इज अ सुपरस्टार। बॉस। तो वो, हाँ, तो अभी जब मोदी, अभी इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है, अभी अमेरिका जाएंगे तो वहां पे एक अलग उनका वेलकम नजर आता है। जहां भी जाते हैं कलम अब जी जी। नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया में कदम रखते हैं और ऑस्ट्रिया का राष्ट्रपति बयान देता है कि जब मोदी बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज दैट? एक तरफ नेटो कह रहा है कि मोदी बड़ा गलत काम कर रहे हैं और नेटो का एक मेंबर उसका राष्ट्रपति कह रहा है कि जब मोदी बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज की तारीख में वैश्विक राजनीति में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की इकलौते मस्खरे जोकर विदूषक नहीं है। तकरीबन सारे विश्व नेता इस समय जोकरों की तरह पेश आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।